माफी यूं इतनी आसानी से नहीं मिलती नादिर हुसैन। तुमने चोरी की कोशिश की है, तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। तुम रुको जरा। गफूर मलिक ने कहते हुए अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। प्लीज मालिक, ऐसा मत करें, मैं बहुत मजबूर हो गया था। बेटी की ख्वाहिशात ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मालिक मुझे जान से मार डालें, मगर मुझे पुलिस के हवाले मत करें। नादिर हुसैन काबिले रहम हालत में था। तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं सुलेमान को डॉक्टर के पास से वापस लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारा फैसला करूंगा। गफूर मलिक ने सख्त लहजे में कहा और फिर वो सुलेमान को लेकर अस्पताल चला गया। नादिर हुसैन अपने किए पर बहुत नादिम था। बेख्तियारी में किया गया अमल उसकी सारी जिंदगी की खिदमत गुजारी को पल में भुला दिया गया और इस सारी जिंदगी के लिए उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। वो बहुत परेशान था कि न जाने अब मालिक आकर क्या फैसला करेंगे। जब तक गफूर मलिक वापस नहीं आया तब तक वो एक पैर पर टहलता रहा। उसने जरा सा भी दम नहीं लिया था। सुलेमान को उसके कमरे में पहुंचाने के बाद जैसे ही गफूर मलिक वापस आया तो नादिर हुसैन एक मर्तबा फिर से उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। देखो नादिर, तुमने जो किया है वो माफी के काबिल हरगिज नहीं। तुम्हें सीधा सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ही करूंगा ताकि तुम आइंदा कोई भी ऐसा काम करने के बारे में सोचो भी मत। गफूर मलिक उसे कोई ढील नहीं देना चाहता था। वो नादिर हुसैन से बहुत सख्ती से बात कर रहा था। नहीं मालिक, मुझे पुलिस के हवाले मत करें। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दोबारा कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। नादिर हुसैन ने इंतहाई रंजीदा लहजे में कहा था। गफूर मलिक काफी देर तक पुरसोच नजरों से उसे देखता रहा। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? कुछ देर बाद गफूर मलिक ने पूछा। जी मालिक, नादिर हुसैन ने हैरत से कहा। उसे इस मौके पर अपनी बेटी के जिक्र की बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मैंने पूछा है कि तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? गफूर मलिक ने फिर से पूछा। जी मालिक, अगले साल 20 की हो जाएगी। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? नादिर हुसैन ने अचंभे से पूछा। तुमने कहा कि तुम ये पैसे उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए ले रहे थे। उसकी ऐसी भी कौन सी फरमाइशें हैं जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पेश आई? अब की बार गफूर मलिक ने थोड़े दोस्ताना लहजे में पूछा। जवाबन नादिर हुसैन उसे सब कुछ बताता चला गया। तो ये बात है। देखो, किया तो तुमने गलत है, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। गफूर मलिक ने मौका देकर निशाना लगाया। कैसी शर्त? नादिर हुसैन जो खुद की माफी की बात सुनकर खुश हुआ था, वहीं शर्त का नाम सुनकर ठुठक कर रुक गया। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। गफूर मलिक ने संजीदा अल्फाज में कहते गोया नादिर हुसैन के सर पर धमाका किया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसा कैसे मुमकिन है? नादिर हुसैन ने बमुश्किल अपनी हरकत पर काबू पाते पूछा। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं मानता हूँ भाई कि मेरा बेटा नाबीना है, मगर वो इस काबिल जरूर है कि तुम्हारी बेटी की सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। गफूर मलिक ने कहा। लेकिन मालिक, फिर हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं है। आप कहाँ और हम कहाँ? नादिर हुसैन ने कहा। मैंने तुमसे कोई जोड़ की बात नहीं की है नादिर हुसैन। अगर तुम जेल जाने से बचना चाहते हो तो एक यही तरीका है, तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से हर हाल में करना होगी, वरना तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। गफूर मलिक ने बेतासुर अंदाज में कहा था। नादिर हुसैन अपने घर आ गया। घर आते ही उसने सारी बात सकीना बेगम को कह सुनाई, जिसे सुनकर सकीना बेगम भी परेशान हो गई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हानि के अब्बा, सकीना बेगम ने कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था हानि की माँ, बस पैसे देखते ही हानि की ख्वाहिशात मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ रकम ले लेता हूँ। मुझे कहाँ इल्म था कि ये सब हो जाएगा और मालिक मेरी माफ़ी की ऐसी कोई शर्त रख देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नादिर हुसैन सख्त परेशान था। तुम मालिक से बात तो करो हानि के अब्बा, शायद कोई और हल निकल आए, सकीना बेगम ने कहा।
میں ساری بات کر چکا ہوں ہانی کی ماں. مالک نے میری معافی کی بس ایک یہی شرط رکھی ہے. اگر میں راضی ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ مجھے جیل میں بند کروا دیں گے. نادر حسین نے کہا. وہ رات دونوں میاں بیوی نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی اور صبح تک وہ فیصلہ کر چکے تھے. بھلے ہی سلیمان اندھا تھا مگر اس کے پاس بے تحاشا دولت تھی جسے ہانی تو کیا اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں. نادر حسین نے غفور ملک کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ہانیہ کی شادی سلیمان سے کرنے کو تیار ہیں. اماں, تم ایسا کیسے کرنے دے سکتی ہو ابا کو؟ میں فیصل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی. جب ہانی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے واویلا مچا دیا. یہ سب تیری ہی وجہ سے ہوا ہے ہانیہ. تیری وجہ سے تیرے باپ نے چوری کرنے کی کوشش کی اور پکڑا گیا. اب اس کو جیل جانے سے بچانے کے لیے تجھے سلیمان سے شادی کرنی ہی ہوگی. سکینہ بیگم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا اور پھر ہانی کی نا کسی کام نہیں آئی اور ہانی کا نکاح سلیمان سے کر دیا گیا. ہانی رخصت ہو کر غفور ملک کی حویلی آ گئی تھی. ملازمہ کے ذریعے اسے سلیمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا. ہانی نے گھونگھٹ اٹھاتے چاروں طرف دیکھتے پورے کمرے کا جائزہ لیا. کمرہ بے حد عالیشان تھا. ایک پل کو تو وہ ان عمارت میں کھو سی گئی. دروازے پر کھٹکے کی آواز سے وہ سیدھی ہو کر بیٹھنے لگی تھی کہ جبھی اسے یاد آیا کہ اس کا دولہا تو اندھا ہے, پھر بھلا ان تکلفات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. وہ یوں ہی بیٹھی رہی. سلیمان اندازے سے چلتے ہوئے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی طرف بڑھانا چاہا تھا مگر اس سے پہلے ہی ہانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. دیکھو, میرے قریب بھی مت آنا. میں نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی ہے. میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں, اس لیے مجھ سے دور رہنا. ہانی نے اسے وارن کیا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی بات سن کر سلیمان نے اس کی طرف بڑھتا ہوا اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا. پھر وہ بیڈ سے اٹھ کر ہانیہ کی طرف آیا. ہانیہ کو اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ تو اندھا تھا, پھر اس کی طرف کیسے آ رہا تھا. ہانیہ کو ایسے لگا جیسے وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہو. ہانیہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی. جب وہ اس کے پاس سے گزرتا پیچھے ڈریسنگ روم میں چلا گیا. اس کے جانے پر ہانیہ نے شکر کا سانس لیا اور پھر خود بھی اپنی جیولری اتارنے لگی. سلیمان واپس آیا تو اس نے کپڑے بدلے ہوئے تھے. وہ ہانی کے قریب نہیں گیا اور اپنی طرف لیٹ کر سو گیا تھا. ہانیہ نے بھی اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر بیڈ پر دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی. کروٹیں بدلتے بدلتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی. دن یوں ہی گزرنے لگے. ہانی آہستہ آہستہ فیصل کو بھول کر سلیمان کا خیال رکھنے لگی تھی کیونکہ سلیمان کے ذریعے اس کی ساری خواہشات جو پوری ہو رہی تھی. ہانی کچھ ہی عرصے میں بدل گئی تھی. مہنگے کپڑے, مہنگے جوتے, مہنگی جیولری, مہنگے مہنگے پرفیوم اور پھر مہنگے سے مہنگا فون. یہی سارے شوق تھے ہانی کے جنہیں وہ سلیمان کے کارڈ سے بخوبی پورا کر رہی تھی. غفور ملک اس کی حرکتیں بخوبی دیکھ رہا تھا مگر جب وہ سب کے ساتھ ساتھ سلیمان کا خیال رکھتی تو غفور ملک کو تسلی ہو جاتی تھی. اس کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ اس نے غلط فیصلہ نہیں کیا. ہانیہ, کیا تم پلیز میری مدد کر سکتی ہو؟ ہانیہ کمرے میں بیٹھی اپنی لائی گئی نئی پروڈکٹ استعمال کر کے چیک کر رہی تھی کہ تبھی سلیمان کمرے میں آ کر ہانی سے کہنے لگا. کیا مدد چاہیے؟ ہانی نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا. وہ مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے, سب ملازم بزی ہیں, میرے ہینگ کیے گئے کپڑے ختم ہو گئے ہیں, تم مجھے میرے کپڑے استری کر کے دو گی؟ سلیمان ہانی کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا. ہانی کے دل میں جانے کیا آیا تھا. اس نے سلیمان کو ٹھگ لگانے کا سوچا, یہ سوچ کر کہ سلیمان کو کون سا کچھ نظر آتا ہے. ارے سلیمان, کس نے کہا کہ آپ کے ہینگ کیے ہوئے کپڑے ختم ہو گئے ہیں؟ میں نے کل رات ہی آپ کے 3-4 جوڑے استری کر دیے تھے. آپ رکیں, میں آپ کو دیتی ہوں. ہانی نے اتنا کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف آئی. وہاں سے اس نے ایک سوٹ نکالا اور فوراً سے ہینگر سے لٹکاتے وہ سوٹ سلیمان کی طرف بڑھایا تھا. یہ لیں سلیمان, آپ فریش ہو جائیں, تب تک میں آپ کے لیے جوس بنا کر لے آتی ہوں.
हानि इतना कहती कमरे से निकल गई थी। सुलेमान ने हाथ में पकड़े सूट को टटोला था और फिर उसे बेड पर एक तरफ रख दिया था। सुलेमान ने वो सूट नहीं पहना था। हानि को कोई परवाह नहीं थी, वो तो अपनी ऐश कर रही थी। कैसे हो? हानि आज फिर से आकर फैसल के रूबरू बैठ गई। उसने अपनी ऐश में फैसल को भी शामिल कर लिया था। पैसा सारा सुलेमान का था और उस पर मौज हानि और फैसल कर रहे थे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हानिया ने फैसल से पूछा। मैं तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? फैसल ने कहते हुए एक सरदा भरी थी। बस कुछ दिन की बात है, एक मर्तबा मैं सारी जायदाद अपने नाम करवा लूं, फिर उसके बाद मुझे तुम्हारे पास ही तो आना है। हानि ने फैसल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। दोनों ने मिलकर खाना खाया, फिर शॉपिंग की। हानि मगरिब के वक्त घर में दाखिल हुई थी। कहाँ थी तुम अभी तक? गफूर मलिक उसी के इंतजार में था। जैसे ही वो आई तो उससे पूछने लगा। मैं सुलेमान के लिए कुछ कपड़े खरीदने गई थी। मौसम बदल रहा था तो मैंने सोचा अपने और सुलेमान के लिए कोई कपड़े खरीद लूं। हानि के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसने फौरन से खुद को संभाला था और फिर कमरे में आ गई थी। सुलेमान भी कहीं गया हुआ था। वक्त गुजरने लगा। हानिया को सुलेमान के साथ रहते 6 महीने का वक्त हो गया था, मगर अब हानिया बहुत डरी डरी रहने लगी थी। उसे हमा वक्त ऐसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे बेशतर मर्तबा सुलेमान पर शक हुआ, मगर फिर वो खुद ही अपने इस ख्याल को झटक देती थी, क्योंकि एक अंधा इंसान भला कैसे देख सकता था। उसने मंसूबा बनाया। वो जल्द इस अंधे इंसान से पीछा छुड़वाने वाली थी। एक रात वो यूं ही सोई हुई थी कि अचानक खुद पर किसी का लम्स महसूस करते वो उठ बैठी। उसने देखा तो सुलेमान उसके करीब बैठा हुआ था। उसकी नजरें हानि की तरफ ही थीं। क्या हुआ है? हानि ने पूछा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो प्लीज। सुलेमान ने जिस इल्तिजाइया लहजे में कहा, हानि को चारों नाचार उठकर जाना पड़ा। वो जब तक खाना लेकर आई तब तक सुलेमान अपना काम कर चुका था। सुलेमान चुपचाप खाना खाने लगा। हानिया उसे ही देखती रही थी। न जाने उसके जहन में क्या आया कि वो उठकर सुलेमान के पास आकर बैठ गई और फिर आन की आन में उसने सुलेमान से पेपर साइन करवा लिए थे। रात में वो खुशी खुशी सो गई थी। सुबह वो इन घर वालों को छोड़कर जाना चाहती थी। अब ये घर, जायदाद सब कुछ मेरा है। आप लोगों का इस पर कोई हक नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने रहने का कोई और बंदोबस्त कर लें। हानिया ने सुबह सबके सरों पर धमाका किया। वहीं नादिर हुसैन के पैरों तले से भी जमीन निकली थी। ये सब क्या है हानि? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? नादिर हुसैन ने हानिया को डांटते हुए पूछा था। अब्बा, मैंने ये सब हमारी खुशियों के लिए किया है। अब हम अमीर हो गए हैं, अब हमें किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। हानिया जोश से नादिर हुसैन को बताने लगी। वापसी पर नादिर हुसैन के हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा। हानिया तेवरा कर नीचे गिरी थी। मालिक, ये आपकी मुजरिम है, आप इसको जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। नादिर हुसैन गफूर मलिक से कहने लगा था। तुम माफी मत मांगो नादिर हुसैन, इसने तो अपनी औकात दिखाई है हमें। गफूर मलिक ने कहा। बाबा जान, आप बेफिक्र रहें, इसने जो कहा है वैसा कुछ भी नहीं। हाँ, इसने कोशिश जरूर की थी, मगर अफसोस कि इसकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है। ये रहे प्रॉपर्टी के असल कागजात जिन पर ये मेरे साइन करवाना चाहती थी। सुलेमान ने कहते हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स गफूर मलिक के जाने पढ़ाए थे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मेरे पास हैं। हानिया ने ये कहते हुए अपने पर्स में से पेपर निकाले थे, लेकिन जैसे ही उसने वो खोले वो तेजी से उन्हें उलट पलट कर देखने लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? हानिया हिज़ियानी होकर चिल्लाने लगी थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के नहीं बल्कि खुला के पेपर्स थे। वो भी हानिया ने पहले से तैयार कर रखे थे कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद वो सुलेमान से खुला ले लेगी, मगर सुलेमान ने उसकी सारी चाल उलट दी थी। सुलेमान की आंखें 2 महीने पहले ठीक हो चुकी थी। वो उस रोज बहुत खुश था
اور خوشی خوشی یہ بات ہانیہ کو بتانے آیا تھا، مگر تبھی اس کے ہاتھ پراپرٹی کے پیپرز لگے تھے۔ پھر فیصل اور اس کی ملاقاتیں اور ہانیہ کا منصوبہ سبھی اس کے علم میں آ گئے تھے۔ تبھی اس نے ہانیہ کو اسی کے جال میں پھنسا دیا۔ ہانیہ بری طرح سے لٹ چکی تھی، خالی ہاتھ ہو گئی تھی۔ اس کو خالی ہاتھ دیکھ کر فیصل نے بھی اسے چھوڑ دیا اور کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ ہانیہ کو قدرت نے امیر ہونے کا موقع دیا تھا، اس کی ساری خواہشات پوری ہو رہی تھیں، مگر زیادہ کی لالچ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔